वेलकम ऑल बच्चों। पिछले कुछ वीडियोस में तुमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल सिंक्रोनस जनरेटर पे सिलिंड्रिकल सिंक्रोनस जनरेटर पे देखा। मैंने तुमको उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि उसको बगैर वीडियो को देखे, बगैर किसी हिंट के खुद से कई बार बनाओ। अगर तुमको वो समझ में आ गया, इंक्लूडिंग फेजर डायग्राम को देखते हुए, बनाते हुए उस न्यूमेरिकल को खुद से बनाओ। अगर वो तुमको समझ में आ गया और बन गया तो सिंक्रोनस मशीन में, चाहे जनरेटर हो या मोटर, सारे ही न्यूमेरिकल्स तुम हैंडल कर पाओगे। समझे? 90% उस किस्म का प्रॉब्लम हैंडल हो जाएगा। तो अब वो ख़त्म हो गया। आज मैं तुमको एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ। तुम्हारे सामने मैं तुमको दिखाता हूँ एक डायग्राम। ये डायग्राम देखो तो ये क्या है? ये इनफाइनाइट बस है, वी एंगल 0 डिग्री। ये तुम्हारी सिंक्रोनस मशीन है, ई एफ एंगल 0 डिग्री। तो ये बता सकते हो कि ये मशीन लोड पे है या नो लोड पे है? इसका भी एंगल 0, इसका भी एंगल 0। बोलो। नो लोड पे है, इसलिए कि ई एफ और वी के बीच का एंगल 0 है, डेल्टा 0 है, तो नो लोड पे है। अब ज़रा करंट का डायरेक्शन देखो। आई ए इनफाइनाइट बस से मशीन की तरफ जा रहा है। तो जनरेटर है या मोटर? बोलो। मोटर है, इसलिए कि सिस्टम से ये करंट ले रही है इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। सिंक है, मोटर है। फील्ड वाइंडिंग में तुम गौर से देखो, ये एक्साइटेशन है, ये वेरिएबल है। फील्ड रियोस्टेट वेरी कर सकता है कंटिन्यूअसली। इसका मतलब है कि इसका एक्साइटेशन हम चेंज कर सकते हैं। यहीं पर इसका राज है। एन अनलोडेड सिंक्रोनस मोटर, गौर से सुनो, एन अनलोडेड सिंक्रोनस मोटर operating with a wide range of excitation is called a synchronous compensator. क्या? Is called a synchronous compensator, right? यह synchronous compensator। इसकी एक कहानी है, वो भी सुन लो। इसको पुराने ज़माने में लोग सिंक्रोनस कंडेंसर कहते थे, अब भी पुराने लोग यही बोलते हैं। तुम इंटरव्यू में जाओगे, बैठोगे, तो कई लोग तुमको सिंक्रोनस कंडेंसर के नाम से पूछेंगे। कंडेंसर जानते हो किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिकल में कंडेंसर किसको कहा जाता है? कैपेसिटर को। इसलिए इसका दूसरा नाम हुआ करता था सिंक्रोनस कैपेसिटर। सिंक्रोनस कैपेसिटर। अब क्यों था ये मैं तुमको बताता हूँ। देखो बेटा, पुराने ज़माने में छोटी छोटी ट्रांसमिशन लाइन होती थी, और तुम तो जानते ही हो कि लोड्स हाईली इंडक्टिव लोड्स ही होते हैं। तुमने कभी ध्यान दिया है कि ज़्यादातर तुम देखते हो ऑपरेटिंग एट 0.8 पी एफ लैग 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 लैग। जितने भी लोड्स होते हैं, खासतौर से रोटेटिंग लोड्स, वो सब लैगिंग पी एफ पे काम करते हैं। तुमने गौर किया है क्यों? नहीं किया होगा। इसलिए कि जो एनर्जी कन्वर्शन हम लोग करते हैं वो थ्रू मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जब एनर्जी कन्वर्शन करते हैं तो जो करंट होता है वो इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव नेचर का, लैग करता है। इसीलिए वो मशीन्स लैगिंग वाट्स एब्जॉर्ब करती हैं
अब एक बड़ा पावर सिस्टम था, उसमें लैगिंग बार ही वाली सारी चीज़ें लगी हुई थी। तो होता क्या था कि ट्रांसमिशन लाइन पे बहुत लैगिंग बार हमको सप्लाई करना पड़ता था, समझे? जिसकी वजह से ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ख़राब हो जाती थी, वोल्टेज रेगुलेशन ख़राब हो जाता था। तो सोचा यह गया कि जहाँ पर लोड है, वहीं पर हम लोग रिएक्टिव पावर क्यों ना सप्लाई कर दें? रिएक्टिव पावर क्यों ना सप्लाई कर दें? तो तुम पावर सिस्टम में पढ़ते होगे कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए लोड के एंड पर कैपेसिटर लगा दिया जाता है। इससे कैपेसिटर लीडिंग करंट लेता है, तुम्हारा लोड लैगिंग ले रहा है, तो वो पावर फैक्टर को बहुत इम्प्रूव कर देता है। तो जब कैपेसिटर तो डिस्क्रीट कंट्रोल करता है, स्टेप्स में करता है, इसलिए कि एक बैंक हटाओगे, एक बैंक लगाओगे। तो सोचा गया कि हम लोग एक सिंक्रोनस मोटर ही को नो लोड पे रखें और वाइड रेंज ऑफ एक्साइटेशन पर काम करवा दें। ओवर एक्साइटेड रखेंगे तो लैगिंग बार सप्लाई कर देगी, समझ गए? सो एन ओवर एक्साइटेड synchronous motor on no load was behaving like a synchronous condenser or a synchronous capacitor. तो यही नाम चल रहा था। अब उसके बाद पावर सिस्टम में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स आई, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आई, सुपर वोल्टेज आई और लंबी लंबी लाइन्स थी। अब ये जो लंबी लंबी लाइन्स थी, इनका जो कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, वो अनलोडेड कंडीशंस में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो रात के वक्त क्या होता था कि ग्रिड का वोल्टेज शूट कर जाता था, समझ गए? जैसे 220 केवी की लाइन है, तो उसका वोल्टेज पहुंच जाए 240, 250। 400 केवी की लाइन है तो 430, 440। तो हाई वोल्टेज में भी तो प्रॉब्लम है बेटा, जो भी चीज़ उससे कनेक्टेड है वो तो बर्बाद हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि रात को लैगिंग वार बहुत ज़्यादा सिस्टम सप्लाई करने लगा, ज़रूरत थी नहीं, तो वोल्टेज बढ़ने लगा। ये पावर सिस्टम वाले तुमको समझा देंगे, हम तुमको प्रिलिमिनरी बात बता रहे हैं। तब उस वक्त ज़रूरत महसूस हुई कि हमको सिस्टम से लैगिंग बार को एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो लोगों ने इंडक्टर बैंक लगा दिया, लोगों ने रात को इंडक्टर बैंक लगा दिया। दिन को तो वोल्टेज नीचे था, तो कैपेसिटर बैंक लगा दिया, रात को इंडक्टर बैंक लगा दिया। अब जो तुम्हारी अनलोडेड सिंक्रोनस मोटर थी, तुम जानते हो, ये मैं बता चुका हूं तुमको, कि इंडक्टर कब बन जाएगी? जब अंडर एक्साइटेड होगी। तो अंडर एक्साइटेड अनलोडेड सिंक्रोनस मोटर हमने बना दिया रात को, तो वो लैगिंग बार को एब्जॉर्ब करने लगी। अब बताओ, क्या उसको सिंक्रोनस कैपेसिटर कह सकते थे? उसका सिंक्रोनस इंडक्टर कहते ना। तो इसी झंझट से निजात पाने के लिए कि ये दिन को सिंक्रोनस कैपेसिटर बन जाती है, रात को सिंक्रोनस इंडक्टर बन जाती है, तो इसका नाम हमने दे दिया सिंक्रोनस कंपनसेटर, समझ गए? या रोटेटिंग वार कंपनसेटर, या रोटेटिंग वार कंपनसेटर, या एक और नाम बताएं, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, अब यही मॉडर्न नाम चलता है। सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कैपेसिटर, जिसको पहले लोग कहते थे सिंक्रोनस फेज एडवांसर, इसलिए कि कैपेसिटर करंट लीडिंग लेता है ना, फेज को एडवांस कर देता है। तो सिंक्रोनस कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस फेज एडवांसर पहले कहा जाता था। अब ये बदल करके क्या हो गया? सिंक्रोनस कंपनसेटर, या रोटेटिंग वार कंपनसेटर, या सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। न एडवांसर कहा, न लैगर कहा, कह दिया मॉडिफायर। तो इतनी बात मेरे ख्याल में
तुम लोग याद रखोगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, और जब भी इंटरव्यू में पूछा जाए सिंक्रोनस कंडेंसर तो यही समझना। लेकिन तुम ये मान लो कि वही मशीन दिन के वक्त यूजुअली सिंक्रोनस कैपेसिटर होती है, रात के वक्त वही एब्जॉर्ब करने लगती है तो सिंक्रोनस इंडक्टर हो जाती है। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं सिंपली सिंक्रोनस कंपनसेटर। क्लियर है? अब देखो, हम लोगों का कैपेसिटर बैंक या इंडक्टर बैंक वो स्टेप्स में काम करेगा ना बेटा। एक बैंक, एक ग्रुप है कैपेसिटर्स का, एक बैंक को निकाल दिया, एक बैंक को लगा दिया, ज़्यादा ज़रूरत हुई तो लगा दिया, कम ज़रूरत हुई निकाल दिया। वैसे ही रात को मतलब इंडक्टर है तो इंडक्टर का एक बैंक लगा दिया, एक बैंक निकाल दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि तुम कंट्रोल कर रहे हो रिएक्टिव पावर को इन स्टेप्स, डिस्क्रीट स्टेप्स में कर रहे हो, कंटिन्यूस नहीं कर रहे हो। इसमें खूबी ये है सिंक्रोनस कंपनसेटर में कि ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एक्साइटेशन है तो सीमलेस कंट्रोल होता है, कंटिन्यूस कंट्रोल कर सकते हो तुम रिएक्टिव पावर का। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसलिए कि फाइन कंट्रोल को ग्रिड के वोल्टेज का करना है तो तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, कंपनसेटर की। और बड़े बड़े कंपनसेटर्स अवेलेबल है, 100 MVAR तक का अवेलेबल हुआ करता था। समझ गए? अब तो खैर बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स आ गई हैं, तो हो सकता है कि उतनी कैपेसिटी का ना मिलता हो, लेकिन पहले मिलता था। खैर आगे चलो, देखो ये तुम्हारी नॉर्मली एक्साइटेड कंडीशन है सिंक्रोनस मोटर की। नॉर्मल एक्साइटेड मतलब EF इज इक्वल टू V, और एंगल तो डेल्टा है, एंगल तो डेल्टा है ना बेटा। EF इज इक्वल टू V। तुम जानते हो कि EF और V के बीच में, अच्छा नो लोड पर है इसलिए दोनों का एंगल सेम है, डेल्टा 0 है, दोनों फेज में है, नॉर्मली एक्साइटेड है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि न तो ये रिएक्टिव पावर दे रही है न रिएक्टिव पावर ले रही है, न कैपेसिटर है न इंडक्टर है, रोल कुछ नहीं है, नॉर्मल एक्साइटेड। ठीक है, अब आगे देखो, ओवर एक्साइटेड है। ओवर एक्साइटेड मतलब EF ग्रेटर देन V। तुम जानते हो कि EF होता है, क्या होता है EF? मोटर है, याद रखो। EF इज इक्वल टू V माइनस JIA एक्सेस। माइनस JIA किधर जाएगा? इधर जाएगा, तो ये है माइनस JIA एक्सेस। ठीक है, दिखाऊं क्या? तुम लोग भूल जाते हो क्या यार, बताओ। अब यहाँ पर हम ये बनाएंगे तो लाइन आनी शुरू हो जाएगी, इसके लिए बॉदर मत करना। ये यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये ये है माइनस JIA एक्सेस। समझे? इस लाइन को भूल जाओ। तो EF इज इक्वल टू V माइनस JIA एक्सेस का मतलब है कि IA 90 डिग्री लीडिंग। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट 90 डिग्री लीड करता है, इसीलिए ये अभी सिंक्रोनस कैपेसिटर है। इट इज सप्लाइंग लैगिंग वाट्स विद सिस्टम। समझ गए? 0 PF लीड, तो ये रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है। आगे चलो, ये अंडर एक्साइटेड है, 0 PF लैग। समझ गए? इसलिए कि ये IA लैग कर रहा है 90 डिग्री से, तब ना EF इज इक्वल टू V माइनस JIA एक्सेस इधर होगा।
ये है माइनस जे आई ए एक्स, यह माइनस जे आई एक्स, ये अंडर एक्साइटेड है। इसका क्या मतलब है? ये मैं तुमको बता चुका हूँ, पहले ही बहुत बता चुका हूँ। मोटर अंडर एक्साइटेड है, लैगिंग वाट एब्जॉर्ब कर रही है, तो इंडक्टर की तरह काम कर रही है, ये भी मैं तुमको बता चुका हूँ। इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन वाला पूरा वीडियो जाकर के देखो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस किस्म से हम लोग ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एक्साइटेशन इसको यूज करते हैं, और जितनी मर्जी होती है उतना रिएक्टिव पावर या तो सप्लाई कर देते हैं या रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ग्रिड का वोल्टेज बेहतरीन कंट्रोल हो जाता है। समझ गए? लेकिन ये मैं तुमको वी कर्व दिखा रहा हूँ, चलो पहले वी कर्व समझा देता हूँ। देखो ये वी कर्व है सिंक्रोनस कंपनसेटर का, मतलब प्लॉट ऑफ आई ए अगेंस्ट आई एफ, प्लॉट ऑफ आई ए अगेंस्ट आई एफ एट नो लोड। वो याद है ना कि एट कांस्टेंट पावर हुआ करता था, तो ये नो लोड पे है। अब देखो ये अंडर एक्साइटेड रीजन है, ये अंडर एक्साइटेड रीजन है। इसका वी कर्व का जो शेप है ये मैंने निकाला है। कैसे निकाला है? यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ अंडर एक्साइटेड स्टेटस का। अंडर एक्साइटेड में लाइन पर बॉदर मत करोगे, अंडर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड तुमने क्या क्या देखा है? अंडर एक्साइटेड में तुमने क्या देखा था? ईएफ का मैग्नीट्यूड वी माइनस आई ए एक्सेस था या नहीं? इससे क्या मतलब है कि आई ए एक्सेस का मैग्नीट्यूड नो लोड पे ईएफ और वी एक साथ होता है ना बेटा, इज इक्वल टू ईएफ माइनस वी हो गया। अब ईएफ डायरेक्टली रिलेटेड होता है आईएफ से, तो मान लो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के एफ है, तो इसको के एफ आई एफ लिख दोगे, माइनस वी आई एक्स इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? अरे वी माइनस सी एफ लिखना था ना, वी माइनस सी एफ करो, मिटाओ इसको। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वी माइनस सी एफ लिखो, इसको मिटाओ। इनको फिर ले आओ, आई एक्स इज इक्वल टू वी माइनस सी एफ था ना बेटा, तुम लोग ये बताते ना यार, वी माइनस ई एफ इज इक्वल टू वी माइनस के एफ इंटू आई एफ, इसलिए के ई एफ डायरेक्टली आई एफ पे डिपेंड करता है, लीनियरली वेरी करता है, सैचुरेशन हम लोग इग्नोर करते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो इक्वेशन क्या बन गया आई ए का,
आई ए इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सेस हो गया, ठीक है। माइनस क्या हो गया, के एफ बाई एक्सेस, वो सब लाइन जो आ जाती है उसके लिए बहुत मत किया करो, इंटू आई एफ। इसलिए कि उस लाइन को हम मिटाना चाहेंगे तो बहुत कुछ मिट जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं मिटा के, मिटता है कि नहीं। इरेजर, मिट गया, लेकिन एफ वाला ये भी मिट गया। ये एफ कर देते हैं। अब देखो, ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ एन इंटरसेप्ट ऑफ v बाई एक्सेस, यहाँ देख रहे हो, इट इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ एन इंटरसेप्ट ऑफ v बाई एक्सेस एंड ए नेगेटिव स्लोप विच इज नोन एज ड्रूप ऑफ के एफ बाई एक्सेस, ठीक है। तो अंडर एक्साइटेड रीजन में ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। जब आई ए ज़ीरो हो जाएगा, आई ए ज़ीरो और आई एफ की रिक्वायरमेंट इतनी होगी, ठीक है। अब ओवर एक्साइटेड रेंज में चलो, मैं इसी को ओवर एक्साइटेड कर देता हूँ। इरेजर, ओवर, इसी को ओवर लिख देता हूँ। अच्छा, ओवर के लिए जो रबर हम लोग यूज़ करेंगे उसमें इसको प्लस कर देंगे, ये फिजिकल टू वी प्लस आई ए एक्सेस, ये प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, ठीक है ना। ये फिजिकल टू वी प्लस आई ए एक्सेस, तो आई ए एक्सेस क्या हो जाएगा, ई एफ माइनस वी, ई एफ माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज कर देंगे, इसको मिटा ही देते हैं। बाद में लिखेंगे। चलो, पेन लेते हैं। ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, ये फिजिकल टू वी प्लस आई ए एक्सेस, तो आई एक्सेस क्या हो गया, इज इक्वल टू ई एफ माइनस वी। ई एफ है के एफ आई एफ माइनस वी। तब ये पूरी चीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई ना, मिटा ही देते हैं रबर से। अब आइए को क्या लिखोगे, अब आइए को लिखोगे माइनस वी बाई एक्सेस माइनस वी बाई एक्सेस प्लस के एफ
by XS into IF। तो IF वर्सेस IF क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट ऑफ माइनस वी बाई एक्सेस। तुम ये लाइन नीचे चले जाओगे तो नीचे तुमको माइनस वी बाई एक्सेस का इंटरसेप्ट मिलेगा और स्लोप उसका होगा के एफ बाई एक्सेस पॉजिटिव। तो ये वी शेप की कर्व है। बहुत सी किताबों में तुम नो लोड पर देखते होगे वी कर्व। लोग एक ऐसा कर्व दिखाते हैं कि नहीं, अगर नो लोड है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, एकदम परफेक्ट वी होगा। उन सब किताबों में ये गलती होती है, लेकिन तुम तो जानते हो कि किताब कैसे लोग लिखते हैं। खुद तो कुछ जानते नहीं, उतारते हैं, कहीं से उतार लिया होगा। यह है प्रॉपर वी कर्व, अनलोडेड सिंक्रोनस मोटर operating with a wide range of excitation, which is known as synchronous compensator। ये है वी कर्व, समझ गए? अब मेरे ख्याल में इतना तो काफी है, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। यहीं पर हम लोग थे। अब मेरी बात सुनो, एक बात ये सुनो कि वो सब तो बात हो गई कि सिंक्रोनस कंपनसेटर अब इसको क्यों कहते हैं, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर क्यों कहते हैं, रोटेटिंग वार कंपनसेटर क्यों कहते हैं, ये बात तो हो चुकी। ये बात भी मैं तुमको बता दिया कि कैपेसिटर बैंक या इंडक्टर बैंक के मुकाबले में ये सिंक्रोनस कंपनसेटर जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ स्मूथ सीमलेस कंटिन्यूअस कंट्रोल करता है रिएक्टिव पावर का। इसलिए वोल्टेज लेवल ग्रिड का या कहीं जहां भी तुम मेंटेन कर रहे हो बिल्कुल फाइन कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए अब इसको फाइन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है और इसीलिए कैपेसिटी अब सिंक्रोनस कंपनसेटर की उतनी ज़्यादा नहीं है जितना शुरू में होती थी। इसलिए कि अब मेनली बैंक्स वगैरह से कर लेते हैं, जो फाइनल स्टेज कंट्रोल होता है वो सिंक्रोनस कैपेसिटर से करते हैं। इसलिए ये देखो, कैपेसिटर बैंक या इंडक्टर बैंक अनमैन्ड तुम चला सकते हो, माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल लगा दो, वो ऑटोमेटिक आएगा जाएगा जैसी जरूरत होगी इन स्टेप्स। किसी आदमी की जरूरत नहीं है, सस्ता भी है, मेंटेनेंस फ्री ऑलमोस्ट है। रोटेटिंग वार कंपनसेटर जो हमारा है सिंक्रोनस कंपनसेटर, यहाँ आपको बाज़ाब्ता एक प्लांट लगाना पड़ेगा, उसमें स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि रनिंग कॉस्ट एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्व हो गया, खर्चा बढ़ गया। जाहिर है रोटेटिंग पार्ट है तो मेंटेनेंस होगा, रूटीन मेंटेनेंस भी, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी, उसका खर्चा बढ़ गया, तो ये महंगा होता है। इसीलिए सोच समझ के सिंक्रोनस कंपनसेटर हम लोग यूज़ करते हैं, हर जगह यूज़ नहीं करते। बात समझ आती है ना भाई? रोटेटिंग वार कंपनसेटर आपने लगा दिया है, सिंक्रोनस कंपनसेटर लगा दिया है, तो वो सिंक्रोनस मोटर है ना बेटा। हाँ, नो लोड पे है, लेकिन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एक्साइटेशन काम तो कर रही है। तो जाहिर है उस प्लांट में आदमी रहेगा ना मेंटेन करने के लिए, देखने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना? मेंटेनेंस स्टाफ भी चाहिए, ऑपरेटिंग स्टाफ भी चाहिए, तो सबका खर्चा बढ़ता है, खुद मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है। और एक और बात तुमको बताऊं, ये बड़ी प्यारी बात है। देखो, चूंकि ये लोड तो लगना ही नहीं है, इसलिए इस मोटर का, इस मशीन का शैफ्ट बाहर लाने की जरूरत नहीं है। भाई शैफ्ट बाहर कब नहीं आएगा? जब तुमको लोड लगाना हो या प्राइम मूवर लगाना हो कपल करने के लिए। तो अगर तुम ये देखो कि एक मशीन है, कहीं गए, तुमने देखा यार चल रही है लेकिन इसका शैफ्ट बाहर आ ही नहीं रहा, तो एकदम शक करो कि ये जरूर सिंक्रोनस कंपनसेटर होगा। दूसरी बात, दूसरी बात यह है
अब पता नहीं तुम लोगों की ये सब बात समझ में आती है कि नहीं, कि जो शेफ्ट है उसमें मोटर हुई जनरेटर, काउंटर टॉर्क आता है ना, काउंटर टॉर्क आता है, कैसे देखो, हाँ, काउंटर टॉर्क आता है, एक ऐसे चलता है एक ऐसे चलता है, मतलब मैकेनिकल टॉर्क और इलेक्ट्रिकल टॉर्क एक दूसरे के अपोजिशन में होते हैं, चाहे जनरेटर हो या मोटर। इसलिए जो शैफ्ट है ये तो मुस्तकिल टॉर्शन में रहता है, तो इसलिए इस शैफ्ट को हम लोग मोटा रखते हैं। जितना मेगावाट कैपेसिटी ज़्यादा होती है उतना ये मोटा शैफ्ट होता है। यहाँ तो मेगावाट कुछ है ही नहीं, नो लोड है, इसलिए इसको इतना मोटा रखने की जरूरत है क्या? भाई मोटा इसलिए रखा जाता है ना कि ये अगर ताकत होती है ऐसे टूट ना जाए। तो जब लोड ही नहीं है तो क्या इस पर काउंटर टॉर्क आ रहा है? कुछ नहीं, आइडियली जीरो आ रहा है। लॉसेस वजह की जाएगा, लॉसेस की वजह से, लेकिन उसको इग्नोर कर दो। तो इसलिए एक दूसरी खूबी इसकी यह है कि जो शैफ्ट है वो बहुत ही कम डायमीटर का होता है, ये पहचान है इसकी। सो इफ यू फाइंड a machine where the shaft is very small and does not come outside the casing, बाहर भी नहीं आता है, तो 100% समझ लो ये कि सिंक्रोनस कंपनसेटर है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब तुमको मैंने सब कुछ समझा दिया कि ये सिंक्रोनस कंपनसेटर क्यों कहा जाता है, वाइड रेंज ऑफ एक्साइटेशन पर ये काम करता है। ठीक है, हमने तो तुमको नो लोड पर इसका वी कर्व भी दिखा दिया, तो रेयरली कोई दिखाता है। ठीक है बच्चों, अब एक आखिरी बात देखो, अगर तुमसे कोई पूछे इंटरव्यू में कि सिंक्रोनस कंपनसेटर अंडर एक्साइटेड है, पावर फैक्टर क्या होगा, तो कहोगे 0 पीएफ फ्लैग। ठीक, अगर पूछे कि ओवर एक्साइटेड है, पावर फैक्टर क्या होगा, कहोगे 0 पीएफ लीड। अब सवाल यह है कि अगर नॉर्मली एक्साइटेड है तो पीएफ क्या है, बताओ। अगर नॉर्मली एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर क्या है? तुमने देखा होगा कि लोडेड सिंक्रोनस मशीन्स नॉर्मली एक्साइटेड में यूनिटी पीएफ पे काम करती थी, ये अनलोडेड है। अगर पूछा जाए पीएफ क्या होगा तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? अनडिफाइंड। इसको याद रखो, मेरे जैसे लोग ये तुमसे वाइवा में पूछ सकते हैं। A normally excited synchronous compensator operates at undefined PF। क्यों? IA जीरो है यार, जब IA है ही नहीं तो V और IA के बीच का एंगल का क्या सवाल है? डज नॉट एग्जिस्ट। और आगे सोचो, तुमको याद है मैंने बताया था पावर फैक्टर का डिफिनेशन बेसिक। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर, रियल पावर टू अपेरेंट पावर। रियल पावर is 0. On no load, it is 0 because Ia is equal to 0. And apparent power is also 0 because Ia is equal to 0. समझ गए? So 0 by 0 is undefined. इस बात को याद रखोगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को अब यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। चेक कर लें कि रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। आई होप कि हो ही रहा होगा। हो रहा है। कितनी देर का बन गया? हाँ, 34-35 मिनट हो गए, ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो इजाज़त दो। सिंक्रोनस कंपनसेटर आज बहुत अच्छे से हो गया, और जैसा मैंने पढ़ाया है बस इसी को याद रखो। बाकी जितनी किताबें पढ़ोगे वो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब कर देंगी, तुम पागल हो जाओगे। समझ गए? जितना मैंने बता दिया वो तुम्हारे लिए काफ़ी है, ज़रूरत से ज़्यादा है। बाकी अनलोडेड कंडीशंस में क्यू का वैल्यू क्या होता है वो मैं तुमको बता चुका हूँ। क्यू का वैल्यू क्या होता है वो मैं तुमको बता चुका हूँ।
नहीं, नहीं याद आया क्यू का वैल्यू। मोटर में क्यू का वैल्यू क्या होता था? क्यू इनपुट क्या होता था? फिर दिखाऊं क्या? कहाँ दिखा है? यहाँ क्यू का वैल्यू क्या होगा? बोलो। क्यू होता क्या है? मोटर में क्यू क्या होता है? बोलो। क्यू का फॉर्मूला मोटर का याद है? जनरल फॉर्मूला क्या था मोटर के लिए? क्यू इनपुट। बोलो। इज इक्वल टू वी बाई एक्सेस मल्टीप्लाइड बाय वी माइनस ई एफ कॉस डेल्टा। सिंक्रोनस कंपनसेटर हमेशा नो लोड पे होता है। हियर डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देयरफॉर क्यू इनपुट जो तुम्हारा कंपनसेटर लेगा सिस्टम से वो कितना होगा? वी बाई एक्सेस इंटू वी माइनस ई एफ। ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मली एक्साइटेड में तो दोनों बराबर हो गया, तो इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ई एफ इज इक्वल टू वी। समझ गए? ये नॉर्मली एक्साइटेड है। ठीक है। अब आगे चलो। चलो इसमें दिखाते हैं। ये ओवर एक्साइटेड है। यहाँ क्या होगा? क्यू इनपुट इज इक्वल टू वी बाई एक्सेस इंटू वी माइनस ई एफ। ये हो गया निगेटिव। समझ गए? निगेटिव मतलब टेकिंग लीडिंग वर्ड्स और सप्लाइंग लैगिंग वर्ड्स। हो गया ना? ओवर एक्साइटेड में क्यू इनपुट निगेटिव है, दैट इज taking leading words or or supplying lagging words। हो गया ना कैपेसिटर का काम? सप्लाई लैगिंग वर्ड्स। समझ गया? ओवर एक्साइटेड है, बिहेविंग लाइक ए कैपेसिटर, बिहेविंग लाइक ए कैपेसिटर। कैपेसिटर भी लीडिंग वार लेता है ना बेटा, बिहेविंग लाइक ए कंडेंसर और कैपेसिटर। अब आगे देखो।
अंडर एक्साइटेड, यहाँ क्या है, क्यू इनपुट इज इक्वल टू वी बाई एक्सेस मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस ई एफ इज लेस देन वी इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब that is taking lagging bars. टेकिंग लैगिंग बार्स का मतलब होता है सप्लाइंग लीडिंग बार्स, मैं लिखूंगा नहीं, लैगिंग बार्स, समझ गए? तो बिहेव्स लाइक एन इंडक्टर, बिहेव्स लाइक इंडक्टर, ये रोल होता है। समझ गए? इसलिए कि पॉजिटिव क्यों है, इसलिए कि यहाँ पर ई एफ लेस देन वी है, क्योंकि मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ई एफ लेस देन वी। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ई एफ था मोर देन वी, क्योंकि ई एफ इज ग्रेटर देन वी, इसलिए वो नेगेटिव हो गया था। ठीक है बच्चों, तब क्लियर हो गया ना सब कुछ, और तो कुछ नहीं चाहिए। चलो अब इसको ख़त्म करते हैं, बहुत हुआ। तो मासूम लोगों को समझाने के लिए कितना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ख़त्म करते हैं इसको। देखो एनोटेशंस हमको क्यों रखना है, डिस्कार्ड कर देते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है बच्चों, अब इजाज़त दो। एज ऑलवेज हैव ए नाइस टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।